हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जूनियर असिस्टेंट की जो नई पोस्ट आई हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, इससे रिलेटेड जो जॉब वाला एक आपका सब्जेक्ट है अलग से, इस पे हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो हम आज शुरू कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये हम बिल्कुल जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उनको लेके बना रहे हैं, हम उन्हीं के एस्पेक्ट पे बना रहे हैं। तो जैसे आप लोग देखना, लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चंस आए थे कि जैसे कोर्ट स्टाफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो हमने आज वहीं से, और खास करके उर्दू वाले, ठीक है, तो हम वो आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल को जूनियर असिस्टेंट जॉब मिल भी जाती है, अगर आप कोर्ट में जाते हो, तो तब भी आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा ऑफिस है, वहाँ पे क्या काम होगा। तो इसलिए ये जनरल चीज़ें हैं, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो कोर्ट स्टाफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, कुछ नाम हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर रहता है, अहलमाद रहता है, बेलिफ रहता है, नैब कोर्ट रहता है, नाजिर रहता है, प्रोसेस सर्वर रहता है, रीडर रहता है, वगैरह वगैरह। तो आज हम इनको एक एक करके थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे कि आप थोड़े से जनरल आपको अवेयरनेस मिले। और क्वेश्चन तो आसान तरीके का रहता है, अगर आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि ये चीज़ क्या है, तो आप इसको करेक्ट करेक्ट जो है वो मार्क कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आइए मेरे साथ जुड़े रहे, हम देखते हैं होता क्या। तो आपने मूवीज तो देखी होंगी, जैसे सनी देओल की मूवीज देखी होंगी आपने, जिसमें वो कहता है कि कानून के बारे में कुछ कुछ वो लोग कहते हैं। तो वहां पे अगर आप एक कोर्ट रूम का अगर आप एक दृश्य देखेंगे, तो आपको पता है कि आप जैसे ही कोर्ट में एंटर करते हैं, तो वहां पे ऑफिस में सामने जज साहब की कुर्सी रहती है और उनके इर्द गिर्द भी कुछ लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वही रूम है, कोर्ट रूम है, वहीं से आपको थोड़ा सा माइंड में एक सोच के उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी है कि ये कौन से लोग हैं और क्या काम करते हैं। तो पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो है स्टेनोग्राफर। तो देखिए, स्टेनोग्राफर जो बेसिकली रहता है, पहले तो आपको पता है कि टाइप राइटिंग पे वो लोग टाइप करते थे, लेकिन अब टाइम के साथ साथ टाइप राइटिंग से वो कंप्यूटर पे शिफ्ट कर चुके हैं। तो कोर्ट्स में भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो ये बेसिकली डिक्टेशन लेते हैं कंप्यूटर से लेके, जो भी जैसे जज साहब कुछ बोलते हैं, कुछ ऑर्डर बोलते हैं, तो उसको ये नोट डाउन करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। और जब कभी जैसे कोई एविडेंस वगैरह करवाने होते हैं, तब भी इनको डिक्टेशन दी जाती है, जैसे एविडेंस वगैरह कुछ भी, तो वो इनके पास जाके जो वकील साहब होते हैं वो डिक्टेशन नोट करा देते हैं। तो कंप्यूटर में जो टाइप करने वाला कामकाज है, वो कौन करते हैं? वो करते हैं स्टेनोग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है हमारा अहलमाद ऑफिस, ठीक है। अहलमाद, तो अहलमाद के लिए तो हमने अलग से भी रख रखा है। तो अहलमाद कुछ नहीं है, अहलमाद बेसिकली इज रिकॉर्ड कीपर। तो होता क्या है कि देखो, जो भी कोर्ट रहेगी, ठीक है, जो भी कोर्ट रहेगी उस पे जितनी भी फाइलें उसके पास आ रही हैं, आपको पता है कि अभी तो लेटेस्ट जुडिशरी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि ई कॉपीज भी बन रही हैं, है ना, ई ऑफिस, मतलब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत से भारत में ऐसे कोर्ट हैं जिनमें अभी भी ऑफलाइन काम चल रहा है। तो ऑफलाइन बड़ी सारी फाइल्स होती हैं, तो एक जज साहब के एक कोर्ट की जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब एक स्टोर रूम में रखी जाती हैं, ठीक है। वो एक रूम होता है जिसमें अहलमाद बैठते हैं, और अहलमाद ऑफिस उनको कहा जाता है। वो उसमें सारी फाइल्स आपकी वहाँ पे ऑर्डर में पड़ी रहती हैं। जब भी किसी का केस लगता है, तो वहाँ से उस दिन की पर्टिकुलर फाइल्स जो हैं वो निकाल कर रखी जाती हैं सामने, ठीक है। तो ये फाइल मेंटेन करते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि प्रोसेस फी जमा करानी होती है, तो उसके लिए भी हमें इनके पास जाना पड़ता है। जैसे सम्मन है, कोर्ट ने लिख दिया कि सम्मन इशू करने हैं, तो सम्मन क्रिएशन का काम भी जो है वो यही, क्योंकि फाइल का एक्सेस इनके पास रहता है, ठीक है। या मान लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा है और आपने फाइल इंस्पेक्शन करनी है, तो अगर आपको फाइल इंस्पेक्शन के लिए भी जाना है कोर्ट में, तो आप सीधे जज साहब के पास जाके तो नहीं बोलोगे ना कि हमें फाइल दो। रीडर को भी नहीं बोल सकते कि आप सीधे फाइल दो। तो आपको कहाँ जाना है? फाइल आपकी पड़ी है स्टोर रूम में, तो आपको स्टोर रूम में जाके अपनी फाइल को इंस्पेक्ट करना है। तो आपको स्टोर रूम जाना पड़ेगा, वहाँ अलमाद ऑफिस होगा, वहाँ पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल अपनी जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये रिकॉर्ड कीपर का काम करते हैं, और जो कोर्ट का रिकॉर्ड है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये उसको बनाकर वहाँ पे रखते हैं। तो इनका काम काफ़ी एक्यूरेसी का है और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ये काम किया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक और चीज़ रहती है, इसको नज़ारत कहते हैं, ठीक है, नज़ारत ऑफिस कहते हैं। तो नज़ारत का क्या काम होता है कि जैसे कोर्ट ने बोल दिया कि अब इसको कोई पार्टी है, लेट्स से, और वो आई नहीं, कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, तो उसको हमें सम्मन सर्व कराना है। जैसे लेट्स से आपने कोर्ट में केस किया, किसी भी सेकंड पार्टी के खिलाफ आपने केस कोर्ट केस किया, तो जब आप कोर्ट में जाते हो तो फिर अगली पार्टी को नोटिस जाता है ना, तो वो उसको कहते हैं सम्मन, ठीक है। जो एक नोटिस जाता है, जो इनिशिएशन इंटीमेशन जाता है अगली पार्टी को, उसे कहा जाता है सम्मन। तो सम्मन सर्व कराने पड़ते हैं, सम्मन उसको पहुंचाने पड़ते हैं। तो वो काम नज़ारत ऑफिस करता है, और ये अहलमाद के साथ मिलकर ही करता है, क्योंकि फाइल से ही इनको सारी वो एड्रेस वेड्रेस सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे एक बेलिफ भी रहता है, यहाँ पे एक बेलिफ का भी रहता है। बेलिफ हो गए, प्रोसेस सर्वर हो गए, ये सब आपको
नज़ारत ऑफिस में ही मिल जाएंगे। तो बेलिफ का भी ये काम रहता है कि मान लीजिए कि आपको पोजेशन लेना है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको पोजेशन लेना है, आपको डिग्री मिल गई है किसी चीज़ की। लेट से आपने कोई ज़मीन का मसला था और वो ज़मीन दो बंदों के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड था। बाद में क्या हुआ कि कोर्ट ने किसी एक के फैसले में जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो आपके पास एक तरीके से डिक्री आ गई। डिक्री यानी कि उस कोर्ट का ऑर्डर आपके पास अब आ चुका है। अब डिक्री आने से ऐसा नहीं होता है कि वो बस आपको ज़मीन मिल गई आप जाओ और मिलो, आपको उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। ठीक है, आपको बाय वे ऑफ लॉ उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। और वहां पे फिर आप क्या करेंगे, उसमें कोर्ट का पूरा प्रोसेस है। आपको नज़ारत वहां जाना है, वहीं पे नज़ारत ऑफिस में ही बेलिफ बैठे होते हैं और बेलिफ फिर वो काम करता है। ठीक है, तो बेलिफ आपका काम करेगा, बेलिफ जाएगा और आपके साथ जो प्रोसेस है आपको उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने का, वो काम करेगा बेलिफ। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है बेलिफ के बाद जैसे रीडर आता है। रीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो रीडर क्या रहता है, जैसे जब आप कोर्ट रूम में जाएंगे तो जो जज साहब रहते हैं उनके साथ मैंने आपको बोला है कि कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं। जैसे एक तो स्टेनोग्राफर हो गया जो डिक्टेशन ले रहा है, लेकिन जो फाइल को देख रहा है, मतलब वैसे तो रीडर के लिए रूल्स बने हुए हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, लेकिन क्या होता है जैसे मान लीजिए कि जिसकी तारीख पड़ती है, जो उस दिन जाता है, तो रीडर साहब मेंटेन करते हैं पूरी लिस्ट, कॉज लिस्ट उसको बोलते हैं। कॉज लिस्ट क्या होता है कि ये लिस्ट होती है जिसमें सारे नाम लिखे होते हैं कि आपका पहला नंबर है, आपका दूसरा नंबर है, आपका तीसरा नंबर है, आपका चौथा नंबर है। तो उस तरीके से सारे नंबर आपके लगते जाते हैं। तो लेट से आप कोर्ट में गए और उस समय नंबर चल रहा था, कोई भी नंबर चल रहा था और आपका नंबर उससे पहले निकल गया है। तो आप लेट पहुंचे, आपका नंबर वहां से निकल चुका है, तो अब आपको पता करना है कि आपका जो नंबर जब आया था, आपकी आवाज जब लगाई गई थी, तो तब क्या हुआ था। क्या उस वक्त आपको अगली डेट दी गई है, ठीक है, उसको एडजॉर्न बोलते हैं। क्या उसको पास ओवर दे दिया गया है। पास ओवर का मतलब ये होता है कि आप थोड़ी देर के बाद आइए, मतलब एक बार पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी फिर दोबारा से हम शुरू से शुरू करेंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। या फिर कोई कॉस्ट लगी, कोई पेनल्टी लगी है, या कोई वारंट इश्यू हुए हैं, है ना, कुछ भी उसमें क्या हुआ आपको नहीं पता है, तो अब आप अंदर जाओगे तो अब आप डायरेक्टली जज साहब को तो ये बात नहीं पूछ पाओगे ना, जज साहब तो बाकी काम में बिजी होंगे। तो फिर आप रीडर को पकड़ते हो। तो रीडर क्या करता है, रीडर आपकी हेल्प कर देता है, रीडर आपको बता देता है। ठीक है, रीडर आपको क्या कर देता है, रीडर आपको बता देता है। या फिर आपको मान लीजिए कि आपको कोर्ट में जब तक आपका मुकदमा चल रहा है, आपको उसमें से कोई कॉपी चाहिए, कोई सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, आप ऐसे कॉपी नहीं ले सकते हो, तो आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है। तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए आप कोर्ट में जाओगे, आप अप्लाई करोगे सर्टिफाइड कॉपी के लिए, और फिर वो जो सर्टिफाइड कॉपी की जब आप फीस जमा करा के आओगे तो आप रीडर साहब के पास ही जाओगे। तो रीडर साहब फिर आपको बोलेंगे कि ठीक है ये सर्टिफाइड कॉपी है, और फाइल इंस्पेक्शन की परमिशन ये आपको दे देंगे, फिर आप अहलमाद ऑफिस में जाके वहां से ये चीज़ जो है निकाल सकते हो। तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए भी जो अहलमाद ऑफिस से इनके पास जब कॉपी आती है, तो उस कॉपी को जज साहब से साइन कराना होता है। तो वो काम भी कौन करते हैं, वो रीडर साहब ही करते हैं। रीडर साहब वहां ले जाके जज साहब के सामने वो रखते हैं, बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी इसकी देनी है, तो उस पर साइन कर देते हैं। यहाँ आपको फाइल इंस्पेक्शन करनी है, उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तो तब भी आप रीडर साहब के पास आओगे और वो आपको परमिशन दे देंगे, फिर आप अहलमाद ऑफिस जाओगे, वहां जाके आप जो है इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा काम है यहाँ पे इन सब का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कनुंगो। देखो जो कनुंगो का ऑफिस है, जैसे अब पहले क्या होता था कि जो लैंड से रिलेटेड चीजें रहती थी ये भी कोर्ट में ही होती थी, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में अब जो आपकी रजिस्ट्री वगैरह होती है वो अब कहाँ चली गई है, वो अब बेसिकली अब ऑफिसर्स करते हैं, तहसीलदार ऑफिस करता है। ठीक है, तो लेकिन अभी भी जो लैंड से रिलेटेड मुकदमे हैं वो तो कोर्ट में चल रही हैं। तो कनुंगो ऐसे ही कौन होता था, ये मुगल्स के ज़माने से चला आ रहा है। ये रिकॉर्ड मैनेज करता है लीगल का, ये रेवेन्यू रिलेटेड है। ठीक है, आपकी ज़मीन का, आपके नाम पे ज़मीन है वगैरह वगैरह, आप जाते हो ना, जैसे पटवारी रहता है तो पटवारी के पास आप जाते हो अपनी कोई ज़मीन से रिलेटेड, तो ऐसे ही कनुंगो रहता है। ठीक है, कनुंगो का काम क्या है, ये मेंटेन करता है लैंड और लीगल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी जब होता है तो कनुंगो को जाता है। ठीक है, तो कनुंगो भी एक ऑफिशियल है। ठीक है, नाजिर, देखो जैसे ऊपर हमने अहलमाद पढ़े, ठीक है, तो अहलमाद जनरली ऐसे सिविल साइड है, वैसे एक एग्जीक्यूशन साइड होता है। तो एग्जीक्यूशन साइड में नाजिर रहता है, नाजिर से रिपोर्ट मांगी जाती है। ठीक है, नाजिर से क्या मांगी जाती है, रिपोर्ट मांगी जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को पैसे देने थे, ठीक है, और उसने क्या किया, एक एग्जीक्यूशन की पिटीशन लगाई। तो जब वो पिटीशन लगाता है एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि उसको पैसे मिलने होते हैं। ठीक है, तो अब जब कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये एग्जीक्यूशन है इसको प्रोसेस करो, तो वहां पे रोल आ जाता है नाजिर का। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये ट्रेजरी रिलेटेड काम जो रहता है वो नाजिर का आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है कि नायब कोर्ट।
ठीक है, हमने ऊपर भी लिखा था नायब कोर्ट क्या होता है। लेट से कि कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ जज साहब जो हैं वो बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, इसको कस्टडी में लिया जाए। ठीक है, उसको कस्टडी में लिया जाए। तो अब कस्टडी में लेने का जो काम है वो स्टार्ट होता है नायब कोर्ट से। ठीक है, तो नायब कोर्ट रहता है, ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। जब भी कोर्ट कहता है किसी को कस्टडी में लेने के लिए तो नायब कोर्ट अपना पूरा कामकाज जो है वो चालू कर देता है। नायब कोर्ट दो तरीके के रहते हैं, एक तो कोर्ट का खुद का भी नायब कोर्ट रहता है और एक प्रोसिक्यूशन का भी रहता है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन का भी रहता है, कोर्ट का भी रहता है, दोनों का रहता है। अगर आप कभी कोर्ट में विजिट करेंगे तो ये आपको वहां पे मिल जाएंगे, बेसिकली पुलिस वाले आपको दिख जाएंगे जिनका काम होता है कस्टडी में लेने का। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो ज़्यादा रिलेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू दी कोर्ट स्टाफ। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम और देख लेते हैं, जैसे मुहर्रर है। ठीक है, तो मुहर्रर बेसिकली ये कोर्ट का क्लर्क रहता है। ठीक है, अगर आपको आया मुहर्रर, आपको ज़्यादा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधे ये कोर्ट में क्या रहते हैं, ये क्लरिकल जॉब के लिए ये लोग रहते हैं। इसके अलावा मुंशी रहता है, मुंशी भी क्लर्क टाइप का रहता है, जैसे कोई भी वकील वगैरह है उसके साथ एक मुंशी रहता है, वो उनको असिस्ट करता है। मुंशी का काम क्या करना है, असिस्ट करना। ठीक है, मुंशी असिस्ट करता है, जैसे वकील साहब जाते हैं उनके साथ फाइल्स वगैरह लेके कैरी करके जाना, उनको असिस्ट करना इन क्लरिकल टास्क। ठीक है, सम्मन क्या होते हैं, ये नोटिस होता है। ठीक है, एक पार्टी जब दूसरे पार्टी के खिलाफ केस करती है तो दूसरी पार्टी को इंटीमेट किया जाता है, तो इंटीमेट करने के लिए नोटिस भेजा जाता है, तो लीगल नोटिस जो रहता है। इसके बाद इसमें कुछ भी कहा जाता है कि आप अपीयर करो कोर्ट में। ठीक है, तो पहले तो क्या होता था कि बाय वे ऑफ पोस्ट होता था, लेकिन रिसेंटली कोविड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, व्हाट्सएप के जरिए भी कर दिया था कि व्हाट्सएप पे नोटिस भेजो, अगर डबल ब्लू टिक आ जाती है तो इसका मतलब है कि नोटिस सर्व हो गया है। ठीक है, तो नोटिस सर्व की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जैसे एक बार दिया, नहीं आया कोई तो दूसरी बार दिया, नहीं आया कोई तो तीसरी बार दिया। अगर बावजूद उसके बंदा आ ही नहीं रहा है तो फिर उस पार्टी को एक्स पार्टी जो है वो दे दिया जाता है। एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है, एक्स पार्टी का मतलब ये है कि दूसरी पार्टी नहीं आ रही है, वो अपना पक्ष नहीं रखना चाहती है, तो पहली पार्टी हमने उनको नोटिस सर्व की है, हमने डिफरेंट डिफरेंट मतलब एस्पेक्ट से हर कोशिश करी उनको सर्व करने की, वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए अब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम एक्स पार्टी ऑर्डर देते हैं किसी एक पार्टी को। ठीक है, शहादत, शहादत बेसिकली ये एविडेंस से रिलेटेड है। ठीक है, टेस्टिमनी, आप वहां जा रहे हो कोर्ट में, जाके आप किसी गवाही देते हो किसी के पक्ष में। ठीक है, तो उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मैनेजिंग एविडेंस विद प्रिसीजन, इट रेफर्स टू टेस्टिमनी और एविडेंस प्रेजेंटेड इन अ लीगल केस। ठीक, फिर रोजनामचा, रोजनामचा हो गया डेली रिकॉर्ड। ठीक है, डेली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक डायरी होती है, लॉग होता है, डेली लॉग और डायरी मेंटेन टू कीप ट्रैक ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, कि कोर्ट में सारे दिन में क्या हुआ उसके कोर्ट प्रोसीडिंग्स को मेंटेन करने के लिए आता है रोज नामचा। फैसला आप लोग जानते हो ये ऑर्डर ही है, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये तो फैसला तो कॉमन टर्म है। नेक्स्ट है इंतकाल। इंतकाल बेसिकली ये भी थोड़ी सी रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, ये लैंड से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेके। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मान लीजिए ए पार्टी ने बी पार्टी से जमीन खरीदी। ठीक है, ए ने बी से जमीन खरीदी, तो बी इसको क्या देगा, अपनी लैंड देगा, और ए इसको क्या देगा, जो भी इसके एवज में जो पैसा है वो देगा। अब बी ने इसको लैंड दी तो सही, लेकिन लैंड इसको अपने नाम पे भी तो करानी है ना, तो अपने नाम पे कराना है, यानी कि ट्रांसफर करवानी है इसको लैंड अब अपने नाम पे। तो मान लीजिए एक ये जमीन है, इस जमीन पे पहले प्रॉपर्टी ओनर कौन था, बी था, अब बी नहीं रहा, अब प्रॉपर्टी ओनर ए बन गया। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है, ये इसको कहा जाता है इंतकाल। तो इंतकाल चढ़ाया जाता है, दूसरे को क्या दिया जाता है, उसको प्रॉपर्टी के राइट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वसीयतनामा। वसीयतनामा होती है विल। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेट से कि कोई पेरेंट्स थे और इनके आगे दो बच्चे थे, तीन बच्चे थे लेट से। ठीक है, तो लेट से कि ये इनकी डेथ हो जाती है, लेट से कि इन दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी फिर इनमें सब में बराबर बराबर तकसीम होगी, इनमें बराबर बराबर तकसीम होगी, बराबर बराबर बटेगी, जो भी एज पर लॉ है। लेकिन अगर ये अपनी डेथ से पहले विल इशू कर देते हैं, विल इशू कर देते हैं, एक विल बना देते हैं, विल में ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये दो बेटे जो हैं ये इनका अच्छे से ख्याल रख रहे थे और ये थर्ड वन नहीं रख रहे थे। ठीक है, तो ये अपनी विल में लिख सकते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है ये इन दोनों को दी जाए और इसको भी कुछ दिया जाए। तो ये अपने मतलब जिंदा रहते हुए अपनी विल दे जाएं, वसीयत पहले ही लिख कर दे जाएं कोर्ट के सामने कि ये जो है मुझे अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे कहा जाता है वसीयत नामा, या फिर इंग्लिश में इसको विल कहते हैं। अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग हाउ अ पर्सन्स प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर देयर डेथ, की उनकी डेथ के बाद ये एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, लिखते पहले हैं
लेकिन एग्जीक्यूट ये बाद में होती है। ठीक। तो दोस्तों ये थे कुछ उर्दू से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो कोर्ट में आएंगे। तो आप इनको, हम ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे, खास करके जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर से रिलेटेड हमें बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो हम ये भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट के पेपर में जो आपका जीके वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम करंट अफेयर है, वो मैक्सिमम करंट अफेयर है, और यहाँ फिर जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो करंट से जुडिशरी वाली जो है ये आती हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या किया है कि जो PYQ है तो वो हम उसको ऑलरेडी रील्स बना के अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं, आप उन रील्स को फॉलो कीजिए। जैसे उसमें आया था कि पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कब बना, तो 1928 में बना। क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा इस वक्त जज है जो नीचे चार दिए गए ऑप्शन में से जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं। तो हमने देखा वो जस्टिस ताशी थे, तो वो उनका हमने लिख दिया। पूछा गया था कि अभी हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो उस समय जो थे वो उन ऑप्शंस के हिसाब से हमने आंसर लगाया। हालांकि वो अब नहीं रहे हैं, अब नेक्स्ट चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आपको करंट करंट का पता होना चाहिए। तो हम इसमें आपके लिए PYQ भी कवर कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिव रील्स, और साथ ही साथ हम आपके लिए करंट अफेयर भी ये जो है ये हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए जो है ये अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ID पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग विद अस।